Hello students, you are most welcome to 11th class chemistry, our YouTube channel GIS कठुमर। स्टूडेंट्स, कोरोना पीरियड चल रहा था, उस वजह से आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन हमारे GIS कठुमर स्कूल ने आपके लिए 11th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए ये केमिस्ट्री क्लास और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। अतः स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो क्लासेस हैं इन सभी क्लासेस को बड़े ध्यान से स्टडी करेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेंद्र भात्रा है और मैं आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टडी कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री जो वर्ड है, केमिस्ट्री वर्ड को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। देखो, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। इस केमिस्ट्री के अंदर मेनली हम करते क्या हैं, क्या स्टडी करते हैं? देखो, केमिस्ट्री में मेनली हम करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। एलिमेंट्स किस प्रकार से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, किस प्रकार से ये कोई भी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट्स का किस प्रकार से आपस में कॉम्बिनेशन होता है, और ये एलिमेंट्स किस प्रकार से बॉन्डेड होते हैं, या एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप इस केमिस्ट्री स्टडी के सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपको मानना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आपको 11th क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसमें कुछ चैप्टर आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। सेकंड, कुछ चैप्टर आपको उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, और कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। ओके, आपको अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। इन 3 ब्रांचेज में केमिस्ट्री को थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है आपकी 11th क्लास के लेवल पर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपके लिए मैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले रहा हूँ, और आपकी बुक का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 जो है स्टूडेंट्स, वो उसका जो नेम है वो है पीरियोडिक टेबल। चैप्टर का नेम क्या है? पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप जहां तक भी साइंस के स्टूडेंट रहेंगे वहां तक आपको ये पीरियोडिक टेबल काम आएगा, और इस पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको हल्की फुल्की माइनर नॉलेज मिल जाती है 9th क्लास में, 10th क्लास में। लेकिन अभी अभी आप 10th क्लास से आए हो, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जब आप थोड़ा सा इसको और विस्तार से जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर पीरियोडिक टेबल तो बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि क्या करते थे हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। तो देखो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस वाले चैप्टर के अंदर हम मेनली क्या करेंगे, एलिमेंट्स जितने भी आएंगे उन सभी एलिमेंट्स का आपको क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों? क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम एक छोटी सी बात करते हैं कि कोई भी चीज होती है उस चीज को क्लासिफाई करने की इसेंशियलिटी क्यों होती है, ठीक है ना। तो देखो, आप लोग सोचेंगे कि सर एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि देखो, एलिमेंट्स
जब हमारी नॉलेज में आए, यानी कि मनुष्य की नॉलेज में आए, तो कोई भी चीज़ इस नेचर के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाए। तो इनका यूज करने के लिए इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर थे जो नॉन एलिमेंट थे, जब तक इन एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया था, तो उन नॉन एलिमेंट्स को किस प्रकार से ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ किया जाए या नेचर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और जब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान जाते हैं तो हम इनका ठीक प्रकार से यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? जब तक आपको किसी एलिमेंट की या किसी कोई भी एनीथिंग एल्स उसकी प्रॉपर्टी का नहीं पता है, तो आप उसका क्या तो एक अच्छा यूज है, क्या उसका एक बुरा यूज है, इसके बारे में आपको पता नहीं लगता है। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका यूजफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके लिए हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जब जान लेंगे तो फिर उसके बाद क्या सोचेंगे कि ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सेम आ रही हैं, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं आ रही है। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साइड में उठा के रख दो और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साइड में उठा के रख दो। तो इस तरह से वो कैटेगराइज होते हैं, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी मेडिसिन की दुकान पर जाते हो, ठीक है ना, आप किसी मेडिसिन की दुकान पर जाते हो, डॉक्टर के द्वारा आपको प्रेस्क्रिप्शन रिसिप्ट दी जाती है और उस प्रेस्क्रिप्शन रिसिप्ट को आप उस केमिस्ट के लिए यानी कि दुकान वाले के लिए दे देते हो। वो आपकी प्रेस्क्रिप्शन रिसिप्ट पर जितनी भी दवाएं लिखी होती हैं उनको पढ़ता है और अपनी दुकान के अंदर से तुरंत उन डिब्बों को उठाता है और उठाने के बाद आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा देता है। अब अगर उस जगह पर, उस केमिस्ट की जगह पर आपको वो प्रेस्क्रिप्शन पर्ची लेकर एंट्री करा दी जाए दुकान के अंदर, तो क्या आप उसके अंदर से उन मेडिसिन को निकाल के ले आएंगे? आपको टाइम लगेगा। वो क्यों ले आया? क्योंकि उसने सारी मेडिसिन को कैटेगराइज करके रखा हुआ था कि इस तरफ ये रखी है, इस तरफ ये रखी है। अब अगर हम एक दूसरी तरफ से सोचें, आप मान लें उस पूरी मेडिसिन की दुकान के अंदर जितनी भी मेडिसिन है सबका एक ढेर बनाते, इकट्ठा करके बनाते हैं और आप अपनी पर्ची ला के उसको दें कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो उसको सोचो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो जहाँ ढेर बना हुआ है वहाँ तो उसने उनका कैटेगराइजेशन नहीं किया है, क्लासिफिकेशन नहीं किया है, और जहाँ पर उसने सेट करके डिब्बों के अंदर रखा हुआ है वहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन है। तो कौन सी चीज़ अच्छी रही आपके हिसाब से बताओ? क्लासिफिकेशन ठीक रहा ना। आप परचूनियाँ की दुकान पर जाते हो, परचून किराना स्टोर वाला जो शॉपकीपर होता है वो भी अपनी सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके रखता है। आप उसे बाथिंग सोप मांगते हो, टूथपेस्ट मांगते हो या फिर एक्स्ट्रा कोई भी आपकी जो घर में उपयोग करने वाली चीज़ें उनको मांगते हो, फट से उधर से उठा के दे देता है कि नहीं देता है ना। तो कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी था, क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था एलिमेंट्स का, तो इसलिए इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो एसेंशियलिटी थी। अब देखो, जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नाम है उसमें हम साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल बनाकर कैटेगराइज किया गया है। तो हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, किसकी? पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री कैसी रही और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ये तो आपने देख ही लिया था, अभी आपने देखा है कि भाई पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं बच्चों और अब देखते हैं कि एलिमेंट्स को किस किस आदमी ने किस प्रकार से कैटेगराइज किया, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स 31 एलिमेंट्स नॉन। 18th सेंचुरी तक यानी कि 18वीं शताब्दी तक ओनली 31 एलिमेंट्स नॉन थे।
यानी कहीं आपको बुक्स में 30 भी लिखा हो सकता है, कहीं 31 भी है, लेकिन 31 एलिमेंट्स नॉन थे, इनके बारे में पता था, इनके बारे में जानकारी थी, इससे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं थी। इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1865 तक पहुंचते हैं, तो एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया और ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए गए और 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 1865 में एलिमेंट्स की नंबर कितनी पहुंच चुकी थी? 63। ठीक है, ये सब 63 एलिमेंट्स हमारी नॉलेज में आ चुके थे। अब देखो, अब हम अगर आज की बात करें, टुडे अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारे पास एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स बताओ? हमारी पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि 105 एलिमेंट्स होते हैं और भी एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होते गए। ये छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता है कि 105 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड टोटल आता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर हमारी जो पीरियोडिक टेबल मॉडल बनी है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एलिमेंट्स धीरे धीरे डिस्कवर होते गए। जब एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो इनकी नंबर इंक्रीज होती जा रही है। नंबर इंक्रीज होती जा रही है तो समस्या बढ़ती है कि भाई इन एलिमेंट्स को किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती है, ठीक है ना? तो इन डिफरेंस प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रख नहीं सकते, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। और हम इनका किस तरह से यूज करें, ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, अब काम स्टार्ट होगा, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थोड़ी सी एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो देखो, हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखो बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया था। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिस्ट्री चल रही है पीरियोडिक टेबल की, ये हिस्ट्री मानो आप कि इसको किस तरह से क्लासिफाइड करते गए, किसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। तो देखो, कुछ क्लासिफिकेशन तो ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत मान्यता मिली थी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी मान्यता नहीं मिली थी। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसमें अपने अपने प्रयास किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लेवोसियर। लेवोसियर नाम का एक साइंटिस्ट था। इस लेवोसियर ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे इनके टाइम पर, ये उस 18th सेंचुरी की बात है, उस टाइम पर इनके टाइम पर ओनली 30 एलिमेंट्स या 31 एलिमेंट्स थे। तो इन्होंने इनका कैटेगराइजेशन जब स्टार्ट किया तो लेवोसियर ने बताया कि एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एलिमेंट्स को 2 प्रकार के बताया। एलिमेंट्स को कितने प्रकार के बताया? 2 प्रकार के बताया। 2 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं और इन्होंने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया। प्रॉपर कैटेगराइज किया मेटल और नॉन मेटल। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया। इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, या इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, या फिर शाइनिंग होती है उनके अंदर, उन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्या बोला? मेटल बोला। उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोल दिया इन्होंने? मेटल बोल दिया। यानी कि इस तरह की प्रॉपर्टी जिन जिन एलिमेंट्स के अंदर इनको विजिबल हुई, वो सारे एलिमेंट इन्होंने मेटल के अंदर ले लिए। बात समझ आ गई? इनके पास जो एलिमेंट उस टाइम पर प्रेजेंट थे, उन सारे एलिमेंट्स के अंदर ये वाले प्रॉपर्टीज को चेक किया। अब ऐसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को जिनको दिखे तो इन्होंने उनको एक साइड में कर दिया, और जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखी, यानी कि जो कैसे थे? सॉफ्ट थे और
गैसेस स्टेट में थे या फिर नॉन कंडक्टर थे, जिनके अंदर कोई शाइनिंग नहीं थी, वो सब एलिमेंट्स इन्होंने किस साइड में उठा के रखती है? नॉन मेटल की साइड में। आगे बात समझ में? तो मेटल और नॉन मेटल टू पार्ट में लेवोशियर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कैटेगराइज कर दिया। लेकिन उस टाइम पर जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद एलिमेंट्स आते चले गए, तो फिर ये उन सभी एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज नहीं कर पाए, इसलिए इनका जो ये क्लासिफिकेशन था ये यहीं पर रुक गया, इससे आगे क्लासिफिकेशन नहीं बढ़ पाया। तो इनके क्लासिफिकेशन को कोई खास तवज्जो नहीं मिल पाई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं अगले जो साइंटिस्ट आए थे, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1829 की बात है। इस टाइम पर साइंटिस्ट थे डॉबे रेनर। डॉबे रेनर नाम के साइंटिस्ट आए थे और डॉबे रेनर साइंटिस्ट के सामने भी एलिमेंट्स की नंबर इतनी थी और इन्होंने भी अपना जो कैटेगराइजेशन था, जो क्लासिफिकेशन था, वो स्टार्ट किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक थ्योरी दी थी। डॉबे रेनर ने एक थ्योरी दी थी जिसको बताया गया ट्रायड थ्योरी। डॉबे रेनर के द्वारा दी गई थ्योरी को क्या बोला जाता है? ट्रायड थ्योरी। और इस ट्रायड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स कि इनके पास जो एलिमेंट थे उन सारे एलिमेंट के में से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को क्या बोला गया? ट्रायड। ग्रुप्स को क्या बोला गया? ट्रायड बोला गया। और इन ट्रायड्स के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ही अरेंज्ड the elements in increasing order of atomic mass। इन्होंने सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब अरेंज किया तो इन्होंने क्या पाया? उसने पाया देन ही नोटिस्ड दैट the atomic इधर से नहीं दिख रहा है, the atomic mass भाई 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3। the atomic mass of middle element is, जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था इज एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर एलिमेंट्स। ऊपर और नीचे वाला जो एलिमेंट था उसके लोअर एलिमेंट्स अपोस्ट्रोफी एस एलिमेंट्स एटॉमिक मास। यानी कि मैं इस बात को दोबारा से आपको क्लियर करता हूं। डॉबे रेनर ने क्या किया? उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको ट्रायड बोला गया और उसने इन एलिमेंट्स को जो अरेंज करने का सिस्टम था वो क्या रखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास।
सभी एलिमेंट्स को कहाँ पे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। और जब इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो उसने क्या पाया? नोटिस्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट था, जो बीच वाला एलिमेंट था, इज एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर एलिमेंट्स एटॉमिक मास, जो ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास का एवरेज मास आता है बीच वाले एलिमेंट का। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, 7 मान लीजिए आपको। पोटेशियम का 39 होता है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो देखो मिडिल एलिमेंट कौन हो गया? सोडियम। अपर एलिमेंट कौन हो गया? लिथियम। लोअर एलिमेंट कौन हो गया? पोटेशियम। तो अब ये जो इसका ट्रायड थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं सोडियम का एटॉमिक मास आता है या नहीं आता है। तो देखिए इक्वल टू 7 प्लस 39, यानी कि अपर और लोअर दोनों एलिमेंट्स का क्या निकालना है? उनको एवरेज निकालना, डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया बच्चों? स्टूडेंट्स 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 यूनिट। यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना आया? 23 यूनिट, जो आज भी 23 ही है। ठीक है, तो इनका ये ट्रायड करेक्ट है, सही है ये ट्रायड। तो इन्होंने एक फर्स्ट ट्रायड तो ये बनाया, इन्होंने एक ट्रायड और बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। उस टाइम पर ये नॉन एलिमेंट थे, ठीक है ना। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, और स्ट्रोंशियम का आपको मिडिल एलिमेंट है, निकालना होगा। और किसका? बेरियम का होता है 137। ठीक है, तो निकाल के बताओ। 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ बताओ? 177 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 88 यूनिट होता है, जो आज भी यूनिफाइड है। बात समझ में आ रही है? ये सेकंड ट्रायल बना इनका, और इनका एक थर्ड ट्रायल और बना था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। थर्ड ट्रायल कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता ही है 35.5, आयोडीन का 127, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल दो। 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है बताओ? निकालो, आप खुद से निकालिए एक बार और चेक कीजिए आपका आता है नहीं आता है। आपके पास इसका भी अप्रोक्सीमेटली 80 यूनिट आएगा, जो आज भी यूनिफाइड है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, डॉबे-राइलर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उस क्लासिफिकेशन में इनके पास अप्रोक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, नॉन थे उस टाइम पर। लेकिन उन 30 एलिमेंट्स में से डॉबे-राइलर अपनी ट्रायड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनली 3 ट्रायड्स बना सके थे। इससे ज़्यादा वो जब 4th ट्रायड बना रहे थे तो इनकी ये जो इन्होंने अपना लॉ दिया था ये उस पर अलाउ नहीं होता था। यानी कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग 4th ट्रायड वो नहीं बना पाए। यानी कि इनकी जो अनसक्सेसफुल चीज मानी गई वो यही मानी गई कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में ओनली 3 ट्रायड्स बनाए। इसके अलावा वो और जो एलिमेंट शेष बचे थे उन एलिमेंट्स को एक कैटेगराइज नहीं कर पाए थे। इसलिए डॉबे-राइलर का जो ट्रायड थ्योरी का क्लासिफिकेशन था उसको भी मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़े
तो कुछ एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो देखो यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने जो बेस लिया है क्लासिफिकेशन का, जो बेस लिया है वो बेस क्या है? यहां पर क्लासिफिकेशन का बेस लिया है इन्होंने एटॉमिक मास को। क्या लिया बच्चों? एटॉमिक मास। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया था तो क्लासिफिकेशन के लिए जो बेस बनाया गया एलिमेंट्स का वो क्या था? एटॉमिक मास। तो इन्होंने यहां पर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, ठीक है ना। इसके बाद जब इनका ये क्लासिफिकेशन को मान्यता नहीं मिली तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो आफ्टर दिस ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, आफ्टर दिस ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, डी, जियोलॉजिस्ट का नेम क्या है? डी कैंकोर्टेस, डी कैंकोर्टेस, ये जियोलॉजिस्ट का नेम है। क्लासिफाइड दी एलिमेंट्स। डॉवेरिनर के बाद फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे डी कैंकोर्टेस, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की कोशिश की। ही अरेंज्ड दी एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, चलो मैं इधर लिखता हूं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिख देते हैं, चाहे वेट लिख देते हैं, कुछ भी लिखो, एंड मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल। ध्यान रखना बच्चों, स्टूडेंट्स इस चीज को, डी कैंकोर्टेस ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और अरेंज करने के बाद एक सिलेंड्रिकल टेबल का फॉर्मेशन किया। किसके लिए? इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए। सिलेंड्रिकल टेबल का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जैसे देखो मैं मान लेता हूं ये आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है ना। इन सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या इस तरह की सिलेंड्रिकल टेबल, ऐसी कोई सिलेंड्रिकल टेबल है और इन्होंने उसमें क्या किया कर दिया कि भाई सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक जगह रख दिया, फिर सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक जगह रख दिया। इस तरह से इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को भी यहीं पर रोक दिया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए क्लासिफिकेशन करने के लिए, अगले साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड अंग्रेज केमिस्ट थे और अंग्रेज केमिस्ट का नाम क्या है? न्यूलैंड। और इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया और क्लासिफाइड करते समय उन्होंने अपना एक
रूल्स भी दिया था और उस रूल्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को प्लेस भी किया था। अरेंज द एलिमेंट्स in order of increasing atomic mass and gave a theory और इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? ऑक्टेव थ्योरी। न्यूलैंड्स के द्वारा एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो कौन सी थी? ऑक्टेव थ्योरी। और न्यूलैंड्स ने क्या किया? इन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और अरेंज करने के बाद इन्होंने उनके लिए ऑक्टेव थ्योरी प्रोपाउंड की थी। ऑक्टेव थ्योरी के लिए इन्होंने एक लॉ भी दिया था जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने इस थ्योरी के लिए एक लॉ भी दिया था जिसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इस लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव लॉ क्या होता है? देखो, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने जो संगीत के स्वर होते हैं ना वो सुने होंगे, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना। संगीत के जो 7 स्वर है उनके बाद 8वां स्वर कौन सा आता है? पहला और 8वां दोनों साई तो आते हैं, सेम है ना। तो पहले स्वर की प्रॉपर्टी और लास्ट 8वें स्वर की प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। तो इन्होंने इनके इस लॉ को इसी से रिलेटेड करो। आपके पास जो संगीत के 7 स्वर हैं उनमें जो 8वां स्वर निकलेगा वो पहला वाला ही तो आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि ईच 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाता है तो ईच 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स फर्स्ट एलिमेंट। 8वें तत्व की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के सेम होती है। ये बात कही थी किसने? न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लासिफिकेशन की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ आज आपके लिए। मैंने यहाँ से 3 साइंटिस्टों को आपके लिए लिया है क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री बताने के लिए, पीरियोडिक टेबल की किस तरह से हिस्ट्री रही थी, किस तरह से इसको डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट में कौन थे? लेवोसियर के बारे में बताया था आपको। उन्होंने मेटल और नॉन मेटल के रूप में एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था। उसके बाद कौन आए? डॉबेरिनर आए, उन्होंने ट्राइड थ्योरी दी। और डॉबेरिनर के बाद थर्ड आदमी आए थे फ्रेंच जियोलॉजिस्ट डी कैंकोर्टेस। डी कैंकोर्टेस ने सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी और फिर इसको भी जब रिफ्यूज कर दिया गया उसके बाद 4th नंबर पर आए थे इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या दी थी? ऑक्टेव थ्योरी दी थी। और ऑक्टेव थ्योरी के साथ साथ उन्होंने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव भी दिया था और उस लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिलेटेड कर दिया था। कहां पर रिलेटेड कर दिया था? नॉर्म्स ऑफ, भाई संगीत के जो स्वर थे उनसे रिलेटेड कर दिया गया था। संगीत के स्वर से रिलेटेड करके आप उनको आराम से समझ सकते हो। चलो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप वीडियो को ढंग से देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।